हेलो एवरीवन, होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कौन से चैप्टर पहले हमें पढ़ने चाहिए और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पहले पढ़ने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करा था। फुल डिस्कशन उसमें हुआ था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे अपना रिविजन करना है और कैसे अपनी तैयारी को और अच्छा करना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आज की वीडियो में, हम लोग इंपॉर्टेंट जितनी भी डेरिवेशंस, जितनी भी स्मॉल डेरिवेशंस है, आई मीन टू से जितनी भी शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल वगैरह है, उनको हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हम लोग 15 to 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को 2x में देखिएगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो मतलब होगा नहीं कि आप फ़ोन में वीडियोस भी देखें एंड साथ ही साथ रिवाइज भी करें। तो 2x पे आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते वीडियो को। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें रिलेशन बिटवीन सिग्मा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताना है। तो रिलेशन हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हम जानते हैं आई इक्वल में क्या होता है, एन ए वी डी ई होता है नॉर्मल सा। आई अपॉन में ए क्या हो जाएगा, मेरा जे हो जाएगा। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो जे इक्वल में क्या हो जाएगा, एन वी डी ई नॉर्मल लिखेंगे। जे इक्वल में क्या होता है, सिग्मा ई होता है। तो ये दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कराएंगे। एल एच एस इक्वल है, आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब इन दोनों को इक्वल कराएंगे तो एन वी डी ई इक्वल में क्या आ जाएगा, सिग्मा ई नॉर्मल सा। अब यहाँ से हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है एक तरह से। तो सिग्मा इक्वल में क्या आ जाएगा, एन वी डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ई। तो ये क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी। तो हमें रिलेशन निकालना था सिग्मा और वीडी में, तो ये मेरा रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानना जरूरी है। इसमें हम क्या देखेंगे, जे क्या है, मेरा करंट डेंसिटी है। अब सारी चीजें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उससे अच्छे से समझिए। इसके बाद जे क्या है, हमारा करंट डेंसिटी जे इक्वल में क्या होता है, आई अपॉन में ए। आई अपॉन में ए क्या है, यहाँ पे यूनिट एरिया में जितना भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, मेरा करंट डेंसिटी होगा। एंड आई इक्वल में एन ए वी डी ई। वी डी क्या होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर में मतलब वो अगर बैटरी से अटैच नहीं है तो नॉर्मल क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से ऐसे ही नॉर्मल मोशन कर रहे होंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस डायरेक्शन में मतलब कोलाइड कर रहा होगा। लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किसी भी बैटरी से, अगर किसी बैटरी से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से जो करंट मेरा इस साइड जा रहा था वो क्या हो जाएगा, करंट मेरा एकदम सीधे जाएगा। तो सीधे जाएगा तो जिसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वही क्या हो जाएगी, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो इसको यहाँ से यहाँ आने में जितना भी टाइम लगा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो नॉर्मल ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग अच्छे से जानते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा, मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये किसके लिए होता है, एक क्लोज लूप के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। अब 1 किलोवाट आर कितना होता है हमें ये बताना है। तो 1 किलोवाट आर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ इसको नॉर्मल रखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी याद करें। 1 किलोवाट, अगर 1 किलो की बात करें तो 1 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब जब आर को हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगर सेकंड में चेंज करेंगे देन फिर 60 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज होता है, वो सेकंड में चेंज हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5। लेकिन जब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 6। आप इसे नॉर्मल ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। अभी किसी कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट में चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरे ई के। क्योंकि जितना ज्यादा उसमें चेंजमेंट होगा उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जब जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसके अपोजिट साइड होता है ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, मतलब इसका अपोज कर रहा होता है करंट। जैसे यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं वो क्या होता है, एल। एंड म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं वो क्या होता है, एम। तो ये क्या हो जाता है, -L डी अपॉन में dt इक्वल में क्या होगा, ई के। अब हम जानते हैं हमें एल के लिए डायमेंशन निकालना है, सेल्फ इंडक्शन मींस एल के लिए डायमेंशन निकालना है। तो एल इक्वल में क्या आ जाएगा, ई अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा। अब ईएमएफ के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डायमेंशन हमें ये देखना है। अब ईएमएफ क्या जैसे वोल्टेज के लिए होता है, वी इक्वल में क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, ml2t-2 एंड क्यू क्या होता है, 80। अब इसकी हम यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ml2t-3 a-
1। अब ये पूरी डायमेंशन को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा ml2 t माइनस का 3 a माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा, डी आई अपॉन में डी टी के लिए ए टी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि करंट के लिए ए हो जाएगा, और टी के लिए टाइम अपॉन में ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, टी माइनस 1। तो जब हम इसे आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml2 t माइनस का 2 एंड a माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट में वी थ्रो अ स्टोन इनटू अ रिवर देन वी सी द रिपल्स, सो दिस इज वेव फ्रंट। मतलब अगर हम लोग किसी भी रिवर में अगर स्टोन को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप में मोशन, सर्कुलर टाइप में हमें मूवमेंट को देखते हैं, तो जो वो मूवमेंट होती है वही क्या होती है, मेरी वेव फ्रंट होती है। वेव फ्रंट भी 2 टाइप्स की होती है। अब जाहिर सी बात है कि मैं वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट बता रही हूँ, तो इतना लंबा करके वेव फ्रंट नहीं समझाऊंगी, और आपको भी नहीं समझाना है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको आगे लॉन्ग भी सॉल्व करना रहेगा क्योंकि लॉन्ग 3-4 पेजेस में आराम से आता है। फिर वेव फ्रंट में 2 टाइप का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, एंड वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो सोर्स जो प्लेन वेव फ्रंट के लिए होता है वो क्या होता है, काफ़ी फार अवे, मतलब काफ़ी दूर होता है। जैसे हाँ, अगर हम नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल ले, जैसे सन एंड अर्थ का। अब जो सन से रेज आती हैं, लाइट रेज आती हैं, वो क्या होती हैं, अर्थ तक आती आती प्लेन हो जाती हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें ऑप्टिकल सेंटर को बताना है। ऑप्टिकल सेंटर बहुत ईजी है, और अगर ये पेपर में पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, एक लेंस है, और लेंस में क्या होता है, बीच में सेंटर होता है, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब क्या होता है, इस सेंटर से जो भी लाइट रेज आती है, थोड़ा सा इधर हो गया, अब इस सेंटर से जो भी लाइट रेज आती है वो क्या करती है, वहीं वापस चली जाती है, मतलब इधर उधर मतलब मोड़ती उड़ती नहीं, बस सीधा गई सीधा चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा, मेरा ऑप्टिकल सेंटर होगा। मतलब नॉर्मल सा आपको डायग्राम बनाना है, इजी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हमें ये एक क्वेश्चन दे रहा है जिसमें हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, Z इक्वल में क्या होता है, P इक्वल में E। तो हमसे यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर्स पूछा है, तो हम जानते हैं Z इक्वल P इक्वल E होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते ही प्रोटॉन होंगे। इसमें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे दोनों में। मतलब यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हो गए, 6, और यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मास में से, मतलब 14 जो मास है उसमें से क्या करेंगे, Z की वैल्यू को माइनस करा देंगे। Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू बोले, E की वैल्यू बोले या P की वैल्यू बोले, वो तीनों सेम होती है, तो क्या है 6। तो 6 को इसमें से माइनस कराएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और इसके लिए जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉर्मली अगर हम निकाले तो 12 माइनस 6, यहाँ मतलब 6 आ जाएगी यहाँ पे n की वैल्यू। इजी सा सॉल्यूशन एकदम। उसके बाद 1 AMU की वैल्यू पूछेगा। 1 AMU कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी बार ये आ चुका है। उसके बाद ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट हमसे पूछा। तो हम जानते हैं ओमिक सर्किट क्या होता है, जब भी कभी हम V एंड I मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो क्या होता है, ओमिक सर्किट। एंड अनओमिक सर्किट क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, अनओमिक सर्किट बोलते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ बना के दिखाना था, तो सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों की। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमसे यहाँ पे यूनिट पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें यहाँ पे यूनिट बतानी है, तो वो वोल्ट मीटर होती है, हम लोग जानते हैं अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा गया। इलेक्ट्रिक डायपोल अभी बताया था, अभी नहीं बताया था, मीन्स इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बता चुके। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, P। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अगर कोई भी 2 चार्जेस है और उनके नेचर क्या है, डिफरेंट, मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का, और दोनों चार्जेस का जो अमाउंट है वो सेम है, बीच की डिस्टेंस क्या है, काफी स्मॉल है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था, P इक्वल में 2qL, और इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2 प्लस की तरफ होती है, +2 माइनस नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसके बाद और क्वेश्चन है जो मैं ऐसे ही नरेट कर रही हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप समझिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मतलब मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसे हिंदी में समविभव पृष्ठ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है, और जो इनका डिफरेंस होता है वो 0 होता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे कट नहीं करते हैं। इसलिए कट नहीं करते हैं क्योंकि अगर कट करेंगे तो इनकी 2 डायरेक्शन होंगी, और 2 डायरेक्शन क्या होती, पॉसिबल नहीं होती। सेम एज इट इज थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, जो एक दूसरे को कट नहीं करती, जिससे 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन
क्वेश्चन है इसमें, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने छोड़ दिया। एंगुलर मोमेंटम में बताना है यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr किसके इक्वल होता है, nh अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। एंड n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 1 2 3 करके आगे तक चलता है। हमें हाइड्रोजन के लिए बताना है एंगुलर मोमेंटम, तो हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो mvr कितना हो जाएगा h अपॉन में 2 पाई, सीधा सा। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पूछा गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है अभी बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं I इक्वल में NAVD ई से। अब VD की वैल्यू निकालना तो VD ऐसे ही रखेंगे, I अपॉन में क्या होगा NAE। अब ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है जो दो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलाइड से होती है, और इसके बीच में जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कोलाइड करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एंड जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कैसे चेंज करते हैं। एंड बोनस के लिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा हाई होता है। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ये सीरीज में था और ये क्या होता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, एक शंट लगाते हैं। ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कम होती है इसकी वैल्यू। एंड ये हो गया आपके दोनों के सॉल्यूशन। मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, एंड गैल्वेनोमीटर को वोल्ट एमीटर में चेंज करने के लिए पैरेलल में एक शंट को लगाते हैं। होप आपको ये टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड। एंड आगे भी मैं वीडियो लाऊंगी जो यही वेरी शॉर्ट होंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक देम प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।